नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, हाँ जी बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D, ठीक है बच्चों। उसमें हम ट्रायंगल कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को भी खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, मैंने आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये सब एरिया, पेरीमीटर सब कुछ बता दिया। कुछ सवाल रह गए हैं रेक्टेंगल के ऊपर ही, उनको करते हैं, ठीक है। आइए, हटा दो केशव। अगर एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो उसका एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया 31 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीज भाई, बढ़ जाता है, बढ़ आएगा मेरे भाई। तो आपसे पूछा ओरिजिनल आयत का परिमाप कितना है। गजब सवाल है मेरे प्यारे भाई, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आयत है, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, यही है। तो एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस सवाल में बेसिकली दो बातें कहेंगी। पहली क्वेश्चन है, अगर रेक्टेंगल की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए तो लंबाई हो जाएगी L+6, चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई हो जाएगी B-5, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सवाल के अनुसार रेक्टेंगल का एरिया 7 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या है? अगर पहले रेक्टेंगल की लंबाई L थी, चौड़ाई B थी, तो रेक्टेंगल का एरिया था L गुणा B। अब रेक्टेंगल का एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया हो गया LB+7। तो दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए कि नहीं? बताओ बच्चों, मजा आया कि नहीं? आप बोलोगे सर गजब का मजा आया। तो एक रेक्टेंगल की लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा? आज की क्लास का पहला टाइप है ये, टफ। कल आसान सवाल हो गए सारे, आज मुश्किल होंगे। तो रेक्टेंगल की लंबाई 6 मीटर बढ़ा देते और चौड़ाई 5 मीटर घटा देते, तो एरिया 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। अब लंबाई होगी L+6, चौड़ाई होगी B-5, तो एरिया क्या आएगा? L+6 गुणा B-5। अब जो एरिया है 7 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, यानी कि एरिया LB+7 हो गया। तो बच्चों यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको दिमाग में सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। देखो L गुणा B, ये L गुणा B कट जाएगा। जब L गुणा B की इसमें ये LB से LB कट जाएगा, तो आएगा क्या है? B L की -5 में गुणा करेंगे, माइनस का 5L। 6 की B में गुणा करेंगे, 6B। ठीक है बच्चों, 6 की -5 में गुणा करेंगे, माइनस का 30 बराबर 7। -30 भी राइट साइड में चला जाएगा, 7 + 30 37। 7 + 30 37, तो पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर रेक्टेंगल की लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए, लेंथ इज डिक्रीज बाय 6 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई B+7 कर दी जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। एरिया इंक्रीजेस बाय 31 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या था पहले? रेक्टेंगल का एरिया था पहले L गुणा B। अब रेक्टेंगल का एरिया 31 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, कितना हो गया? LB+31। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बेटा दिमाग में गुणा करो, दिमाग में सॉल्व करके लिखो। दिमाग में गुणा करेंगे L गुणा B से, L गुणा B कट जाएगा। L की 7 में गुणा करेंगे, 7L। -6 की B में गुणा करेंगे, माइनस का 6B है भी, और -6 की 7 में गुणा करेंगे, माइनस का 42 बराबर 31 है। तो जब -42 राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में, तो जुड़ जाएगा। 42 + 31 कितना आ जाएगा? 73। ऐड हो जाएगा ना, 42 + 31 आ गया 73। तो आपके सामने बेसिकली ये दो इक्वेशंस आ गई। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई निकालनी। बताओ, इनको सॉल्व करना क्या आसान नहीं है भाई? सेम बनाओ।
यहां देखो, यहाँ प्लस का 6 भी है और माइनस का 6 भी है। सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से फायदा क्या है, 6b से माइनस 6b कट जाएगा, 7l माइनस 5l 2l आ जाएगा, 2l बराबर होएगा 37 में 73 जोड़ूंगा तो 110 आ गया, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई आ गई 110/2 55। रेक्टेंगल की लंबाई तो बच्चों 55 आ गई है। अब आपको निकालना है पेरीमीटर, तो आपको चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई कैसे आएगी मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइए, चौड़ाई कैसे आएगी? ये लंबाई की वैल्यू जो 55 है, हाँ, ये पहली क्वेश्चन में रख लो चाहे दूसरी में, मैं पहली क्वेश्चन में रख लेता हूं। लंबाई की वैल्यू आई है बच्चों यहां पे 55, तो एल की जगह 55 रख दो, तो 55 पंजे 275, 55 गुणा 5 275, 55 पंजे 275 माइनस का 275 हो गया, प्लस 6b इक्वल टू 37, ठीक है, इक्वल टू 37 है ना। टफ सवाल, तो 6b बराबर क्या आएगा, माइनस 275 राइट साइड में जाएगा, 37 में 275 जोड़ूंगा तो 312, तो चौड़ाई आ जाएगी मेरे भाई यहां पे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 52। तो रेक्टेंगल की चौड़ाई आ गई बच्चों यहां पे 52। आपसे क्या पूछा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई 55 है, चौड़ाई 52 है, 55 प्लस 52 आ गया प्यारे दोस्तों यहां पर 107, 100 आ गया 107, 107 का दुगुना 214, 214 मीटर पेरीमीटर है, डी ऑप्शन 214। देख लीजिए आप सवाल का लेवल। इस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में लगभग सारे पेपर में आ रखे, पर ये सबसे बेस्ट है। आगे चलते एक और क्वेश्चन करते मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 54 है भाई। अगर एक रेक्टेंगल की लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम किया जाता है तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, और इस प्रकार बने स्क्वायर का एरिया उस स्क्वायर के एरिया से 252 वर्ग सेंटीमीटर कम होता है, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म्ड इज 252 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड। कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। When breadth of the original rectangle is increased by 6 सेंटीमीटर, जब आयत की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, ओहो हो, तो आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्ञात कीजिए। गजब सवाल है, आयत और वर्ग का, कितनी बेहतरीन लैंग्वेज है। कल हल्के सवाल कर करके सब उड़ उड़ के खुश हो रहे थे, आज सबको जमीन पर उतारूंगा, ठीक है? कहां, किसकी? अच्छा चलो बच्चों, देखो ये एक रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई, ये इस रेक्टेंगल की लंबाई L है और ये है इसकी चौड़ाई B। अब दिमाग लगाना, बात सुनो, जब इस आयत की लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर दिया, यानी कि लंबाई होगी L-6 और चौड़ाई होगी मेरे दोस्तों यहां पर B। तो ये एक स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई, बन गया ना स्क्वायर। ओहो, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? हाँ, स्क्वायर बन गया। यही तो बोला, एक आयत की लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। एक रेक्टेंगल है प्यारे दोस्तों ये वाला, ठीक है, इसकी लंबाई हमने L मान ली, चौड़ाई B मान ली। अब इसकी लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर दिया, L-6, चौड़ाई सेम रही B, तो ये जो फिगर बन गया एक स्क्वायर बन गया ना बच्चों। और स्क्वायर बन गया तो यानी कि L-6 ही क्या है, B के बराबर है भाई। स्क्वायर की तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ये L-6 है ये B है तो दोनों इक्वली तो होगा। तो इस प्रकार ये जो स्क्वायर बना है, ये जो स्क्वायर बना है इसकी हर साइड B होगी, B या L-6 एक ही बात है। तो इस प्रकार जो स्क्वायर बना है उसका एरिया होगा B स्क्वायर। अब सवाल बहुत अच्छे से पढ़िए कि लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करने से एक स्क्वायर बनता है, इस स्क्वायर का एरिया उस स्क्वायर के एरिया से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, जब इसकी ओरिजिनल रेक्टेंगल की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। आप बताओ
अगर इस रेक्टेंगल की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे, अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दोगे मेरे प्यारे भाई, तो भी एक स्क्वायर बन जाएगा। मैंने लंबाई को तो नहीं छेड़ा, मैंने चौड़ाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी, 6 सेंटीमीटर, तो भी ये एक स्क्वायर बन गया, तो भी एक स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई, है ना, स्क्वायर बन गया, ये भी एक स्क्वायर। चाहे तो आप लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर लो तो स्क्वायर बन जाएगा, या चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दो तो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर मतलब चारों भुजाएं बराबर, यानी कि लंबाई क्या आएगा, b+6, है ना, ये l और b+6 बराबर। आप दोनों से देखो, अगर आप यहां दोनों से देखो, चाहे यहां से चाहे यहां से, दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप यहां से इस वाली इक्वेशन को देखो या इस वाली इक्वेशन को देखो, दोनों का एक ही मतलब है, l - b बराबर 6। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस 6 है। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है प्यारे दोस्तों, 6। रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो 6 है। अगर एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 6 है ना, मान लीजिए प्यारे दोस्तों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। अब लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर दो, 10 स्क्वायर बन गया। या फिर मेरे भाई चौड़ाई को 6 बढ़ा दो, 16 तो भी स्क्वायर बन गया, है कि नहीं, दोनों रास्ते। तो गजब बात बोली गई है। तो एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने के दो तरीके हैं। रेक्टेंगल की लंबाई l है, चौड़ाई भी है। अगर लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर देते तो स्क्वायर बन जाता है। तो जो स्क्वायर बनेगा उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये l-6 है, चौड़ाई b है, तो ये भी b रहेगा। अगर लंबाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो भी स्क्वायर बनता है। उस स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी, b+6, ये l है, तो ये l और b+6 बराबर हो जाएगा ना, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यहां से भी l - b 6 आएगा, यहां से भी l - b 6 आएगा। रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस 6 है। अब सवाल क्या कह रहा है, लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करने से हमें जो स्क्वायर मिलता है, यानी कि ये वाला स्क्वायर, ये वाला, इस स्क्वायर का एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कौन से स्क्वायर से, उस वाले स्क्वायर से जब ओरिजिनल आयत की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, इस वाले स्क्वायर से। सवाल को ढंग से पढ़ो, इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल से इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ये बोला है सवाल में। If length of rectangle is decreased by 6 centimeter, we get a square and the area of the square so formed। लंबाई 6 सेंटीमीटर घटाने से जो स्क्वायर बनता है उसका एरिया 252 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है उस स्क्वायर के एरिया से जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाने पर बनता है। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाने से ये स्क्वायर बनेगा। इसके एरिया से लंबाई को 6 सेंटीमीटर घटाने से जो स्क्वायर बनता है, इस वाले का एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इस वाले स्क्वायर की हर भुजा b हो जाएगी, ये b, तो इसका एरिया आएगा b स्क्वायर। मुझे बताओ इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इस वाले स्क्वायर की हर भुजा l हो जाएगी, l है हर भुजा क्या हो जाएगी? l हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्यों होगी? मैंने चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाया, चौड़ाई होगी b+6, लंबाई नहीं बढ़ाई, रेक्टेंगल की लंबाई सेम है। तो अगर ये l है तो हर भुजा l हो जाएगी, हर भुजा b+6 हो जाएगी, l ही b+6 के बराबर है। तो इस वाले वर्ग की भुजा l है, इसका एरिया क्या आएगा? l स्क्वायर। तो इस वर्ग के एरिया में से इस वर्ग का एरिया घटाऊंगा, l स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाऊंगा, 252 आता है। ये दिया सवाल में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। गजब का सवाल है बच्चों। l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलजेब्रा का फॉर्मूला है। एलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दो, l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? l माइनस बी गुणा l प्लस बी। l स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला l माइनस बी गुणा l प्लस बी। l माइनस बी 6 है, l माइनस बी 6 गुणा l प्लस बी बराबर 252। 6 से 252 कट गया कितनी बार? 6 तिया 18 है भी, और 7 नहीं, 6 चौक 24 चला गया ना, सॉरी। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और ये 6 दूनी 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी कि l प्लस बी 42 आ गया। अगर l प्लस बी 42 आ गया प्यारे मित्रों, तो पूछा है ओरिजिनल आयत का पेरीमीटर। आयत का पेरीमीटर क्या? आयत का पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना।
लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना कितना आएगा? 42 का दुगना 84 मीटर सेंटीमीटर। आंसर है डी। बताओ क्या गजब सवाल नहीं था ये। यहां एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिया, एल माइनस बी गुणा एल प्लस बी। एल माइनस बी 6 है, एल प्लस बी निकाल लिया, सॉल्व करके खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 55। ये 4 मिसलेनियस क्वेश्चन है हाई लेवल के रेक्टेंगल पे। सवाल नंबर 55 करो, बताओ। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है बच्चों ये। द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल एज इट्स साइड इज 108:1/3% मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत के विकर्ण को भुजा मानते हुए उस पे जो स्क्वायर बनता है, उस स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108 सही 1/3% अधिक है। अगर आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का परिमाप 28 है, तो रेक्टेंगल की भुजाओं का डिफरेंस क्या है? आयत की भुजाओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। सिंपल वाले तो कल कर लिए, थोड़ा तगड़ा भी करो। ये आयत है बच्चों, ये एक आयत है मेरे प्यारे भाई, ये मान लीजिए। ये इस आयत की लंबाई L है, ये चौड़ाई B है। ये हो गया इसका डायगोनल, ये हो गया इसका डायगोनल। डायगोनल आएगा √L² प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल आएगा √L² प्लस बी स्क्वायर। कृपया सवाल को अच्छे से पढ़ो। आपकी समस्या है कि आप बस सॉल्यूशन देखते रहते हो और उसी में है ये होगा मर गए हम, सांस नहीं आ रही, ये करते रहते हो। डाउट आए तो सवाल 10 बार पढ़ो, समझना है सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ने पढ़ते ही समझ आना शुरू होता है। अब सवाल को ये नहीं समझ आते, आप सॉल्यूशन पहले करने लगते हो। एक रेक्टेंगल के डायगोनल को भुजा मान के हमने उस पे एक स्क्वायर बनाया। उस स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108 सही 1/3% ज्यादा है। भैया ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B, डायगोनल है √L² प्लस बी स्क्वायर। अब डायगोनल को साइड मान के हमने इस डायगोनल D को, इस आयत की डायगोनल D को साइड मान के हमने एक स्क्वायर बनाया। तो ये जो स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से 108 सही 1/3% ज्यादा है। अब 108 सही 1/3% क्या होता है? 108 सही 1/3% आपको पता होना चाहिए। 108 सही 1/3% को मैं पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज में लिख सकते हैं 100% प्लस 8:1/3%। 100% 1 होता है, 8:1/3% 1/12। 1 प्लस 1/12 13/12। यानी कि इस वाले स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया से 13/12 ज्यादा है। यानी कि अगर आयत का एरिया 12 है, रेक्टेंगल का एरिया 12 है, तो स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर कैसे बना है? रेक्टेंगल के डायगोनल को, आयत के विकर्ण को भुजा मान के एक स्क्वायर बनाएगा। डायगोनल D के बराबर साइड का स्क्वायर बनाएगा। इस वाले स्क्वायर का एरिया इस आयत के एरिया से 108 सही 1/3% ज्यादा है। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये रेक्टेंगल का एरिया है। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर की भुजा है, स्क्वायर की भुजा है √L² प्लस, स्क्वायर की भुजा है D, स्क्वायर की भुजा है D, तो स्क्वायर का एरिया आएगा D²। ये मैंने क्या लिख दिया? ये मैंने वर्ग और आयत के एरिया का रेशियो लिख लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल के अनुसार है भाई, रेक्टेंगल के डायगोनल को भुजा मान के जो स्क्वायर बनाया गया, उस वर्ग का एरिया आयत के एरिया से 108 सही 1/3% ज्यादा है। नहीं कि अगर आयत का एरिया 12 है, अगर आयत का क्षेत्रफल 12 है, तो स्क्वायर का एरिया 12 से 13 ज्यादा है। स्क्वायर का एरिया 12 से 13 ज्यादा है 25। स्क्वायर का एरिया 12 से 13 ज्यादा है
25। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 25 है। ये एरिया का रेशियो बन गया, रेशियो। ये क्या बन गया? एरिया का रेशियो बन गया प्यारे बच्चों। ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर सॉल्व कैसे होगा? भाई स्क्वायर का अगर भुजा डायगोनल के बराबर है, डायगोनल क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, है ना। स्क्वायर की जो साइड है रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर है। रेक्टेंगल का डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आयत का विकर्ण है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे, पता नहीं कैसे बालक को हर एक बात इतनी बार बतानी पड़ती है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आंसर तो बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको बेसिक बता दिया, पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आयत का परिमाप 28 है। आयत का परिमाप 28 का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना 28 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है? 14। लंबाई प्लस चौड़ाई है 14। आपसे पूछा है भुजाओं के बीच अंतर ज्ञात करो। भुजाओं के बीच अंतर मैं बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा जिनको जोड़ के 14 आए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मेरे प्यारे भाई। बताओ बताइए। 12 12 कैसे आता है? 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 प्लस 16 25। देखो 25/12 सेट हो गया कि नहीं? अगर लंबाई 3 लेता हूं, चौड़ाई 4 लेता हूं मेरे प्यारे भाई, लंबाई 3 चौड़ाई 4, तो 3 चौक 12 और ऊपर 3 का वर्ग 4 का वर्ग, यानी कि डायगोनल 25 आएगा ना, डायगोनल 5 आएगा, 5 का वर्ग 25। मजा आया? यानी कि अगर लंबाई 3 मानूंगा, चौड़ाई 4 मानूंगा, तो 3 और 4 हो रहा है 7, जबकि लंबाई प्लस चौड़ाई होना चाहिए 14। गड़बड़ है, गड़बड़ है प्यारे भाई। दिमाग लगाओ बेटे, दिमाग। 3 4 पे सेट हो गया मेरे प्यारे भी। ऊपर नीचे रेशियो 25/12, लेकिन लंबाई प्लस चौड़ाई 14 आनी चाहिए रेक्टेंगल की, तो ही पेरीमीटर 28 होगा। तो 14 कैसे आएगा? अगर आप 2 से गुणा कर दो, अगर आप 2 से गुणा कर दो पूरे रेशियो को, अगर आप 2 से गुणा कर दोगे मेरे भाई, आप सोचो ना, अगर लंबाई को 6 ले लो, चौड़ाई को 8 ले लो मेरे प्यारे भाई, 6 8 48, 3 4 का दुगुना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आएगा? 36 प्लस 64 100। डबल कर दो, 36 प्लस 64 100 और 6 8 48। 100 और 48 का रेशियो 4 से काट के क्या आ गया? 25/12 आ गया। ऐसा मैंने दुगुना क्यों किया? लंबाई चौड़ाई 3 4 पे सेट हो रहा है, 3 4 पे रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लंबाई प्लस चौड़ाई 14 नहीं हो रही, क्योंकि 3 और 4 जोड़ के होता है 7। मुझे बनाना है 14, और 14 कैसे आएगा? 6 और 8 14, 6 प्लस 8 14, 6 8 48, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100, 100/48, 25/12 सेटिस्फाई कर गया। यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 6 है, चौड़ाई 8 है, लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस है 2। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इस सवाल लिख के बताया है। ऑप्शन से करना ही बेस्ट है, कोई अलजेब्रा सॉल्व नहीं करना। बताओ गजब सवाल है कि नहीं? हिट एंड ट्रायल से चले आखिरी सवाल करते हैं, सवाल नंबर 56, फिर अगला टाइप आएगा। बताइए मित्र। A rectangular tile having a perimeter of 224 centimeter has been used to pave a floor of length and breadth 25.6 meter and 14.4 meter respectively. If the ratio of length to breadth of each tile is 4:3, then find the number of tiles required to pave the floor completely. तो बताइए मेरे प्यारे भाई, इस फर्श को पूरी तरीके से बनाने के लिए कितने टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। गजब सवाल है मेरे प्यारे भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। क्या है हमारे पास मेरे दोस्तों? एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये आयताकार फर्श, ये आयताकार फर्श है।
अब इसमें हम छोटी छोटी ऐसे टाइल लगाना चाहते हैं, हम इसमें छोटे छोटे टाइल लगा के इसे पक्का करना चाहते हैं। आगे बात समझ में? तो हम इसमें छोटी छोटी ऐसे टाइल लगाना चाहते हैं। तो इस सवाल में ये पूछा कि फर्श को पूरी तरीके से बनाने के लिए कितनी टाइल चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है बेटा टाइलों की संख्या निकालने का? टाइलों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट है कि पूरे फ्लोर के एरिया को, आयताकार फ्लोर है, पूरे फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। पूरे टोटल फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। आपको अपने घर में टाइल लगवानी है, आपने बुलाया मिस्त्री को, मिस्त्री बोला भाई साहब मार्केट में अच्छी टाइल मिल रही है, 15 मीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया है। अब आपको प्यारे भाई अपने घर में टाइल लगवानी है, घर का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। कितनी टाइल लगेंगी? 300 को 15 से भाग कर देंगे, 20 टाइल लगेंगी कि नहीं? टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, सिंपल लॉजिक है। तो हमें 224 सेंटीमीटर 224 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाली आयताकार टाइल का यूज करके हमें एक फर्श बनाना है। उस फर्श की लंबाई 25.6 मीटर है और चौड़ाई 14.4 मीटर है। इसको ढकना है। तो फर्श का टोटल एरिया क्या होगा? फर्श की लंबाई 25.6 मीटर है, फर्श की चौड़ाई 14.4 मीटर है। अच्छा, यहां टाइल का पेरीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में, फ्लोर का एरिया दे रखा है मीटर में ना, गलत बात है। तो आप यहां पे सब कुछ सेंटीमीटर में बदल लो। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई। तो 25.6 मीटर लंबा फर्श है, 25.6 को 100 से गुणा कर देंगे, 2560 सेंटीमीटर। फर्श की चौड़ाई कितनी है? 14.4 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से गुणा करेंगे 1440 सेंटीमीटर। ये पूरे फर्श का एरिया आ गया। अब इसको डिवाइड करना है एक टाइल के एरिया से। जो हम टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फर्श को ढकने के लिए जो टाइल यूज कर रहे हैं, उस टाइल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4:3 है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 4:3 है, यही ना बच्चों? तो टाइल का पेरीमीटर कितना आएगा? टाइल का परिमाप आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई 4 + 3 7, 7 का दुगुना 14। टाइल का पेरीमीटर आ जाएगा 14। और सवाल के अनुसार जो हम आयताकार टाइल यूज कर रहे हैं, आयताकार टाइल का परिमाप है 224 सेंटीमीटर। एक टाइल का परिमाप 224 सेंटीमीटर है। कितने गुना? 16 गुना। अगर ये 16 गुना हो रहा है तो टाइल की लंबाई भी 4 का 16 गुना होगी 64 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 का 16 गुना होगी 48 सेंटीमीटर। तो मैंने एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली 64 और 48 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे तो रेशो दिया था। तो पूरे फर्श के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। एक टाइल का एरिया है 64 गुणा 48, आयत के एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। कितनी टाइल लगेंगी? डिवाइड करेंगे। 64 चौका 256, 40, 48 तिया 144, 30, 40 गुणा 30 आ गया प्यारे मित्रों 1200। 1200 टाइल का इस्तेमाल हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ, है ना मस्त क्वेश्चन? आप बोलोगे सर गजब, है ना? ये आपको मैंने बस समझाने के लिए बनाया है, चलो रहने देते हैं। लॉजिक ये रहेगा। तो कर लोगे अभी टाइल बिछाने वाले सवाल? कर लेंगे बेटे, करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट भी मेरे दोस्तों रेक्टेंगल का ही है। अक्सर एग्जाम में सवाल आता है और काम की चीज। आप कभी पार्क में घूमने गए हो? पार्क आपने देखे? पार्क जो होते हैं शहरों में, पार्क होते हैं ना, रेक्टेंगुलर पार्क। उन पार्क में चारों ओर दौड़ मारने के लिए रास्ता बना होता है, रास्ता बना होता है। तो पेपर में उसी रास्ते का एरिया निकालने के लिए सवाल आता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम उसके बाद सवाल को कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो मान लीजिए कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। अब इस पार्क में अंदर की ओर, है ना, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B है। पार्क में अंदर की ओर है भाई, बाहर सड़क पे तो रास्ता नहीं बनाओगे पार्क का। पार्क में अंदर की ओर X चौड़ाई का रास्ता बना है।
पार्क में अंदर की ओर x चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है ना। तो जैसे पार्क है, इसकी लंबाई l है, चौड़ाई भी है, तो आप ये देखो रास्ता बन रहा है ना लोगों के दौड़ने के लिए। x, ये x है बच्चों, ये यहां से यहां तक चौड़ाई जो है ये x लिखा हुआ है ना, ये x चौड़ाई का एक ऐसा रास्ता बना हुआ अंदर की ओर है ना बच्चों, ऐसे बना हुआ है। तो आप ये बताओ कि इस रास्ते का एरिया क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। तो आप बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। सिंपल बात है, आपको यहां पे दो आयत दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा वाला पार्क और एक अंदर भी आयत दिखाई दे रहा, खाली व्हाइट कलर का अंदर भी आयत दिखाई दे रहा। तो बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, घटा देंगे। भाई यहां पे अगर आयत की लंबाई l और चौड़ाई b माने तो आयत का एरिया आएगा, पार्क का एरिया आएगा l गुणा b। अब इसमें से अंदर वाले आयत का एरिया घटाएंगे। तो आप एक बार बताओ, दिमाग लगाना, आप समझ पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। पार्क की लंबाई कितनी है बाहर से l, ये रास्ता x मीटर चौड़ा राइट साइड से है, x मीटर चौड़ा लेफ्ट साइड से है। तो ये अंदर जो रेक्टेंगल है बच्चों, ये जो अंदर रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी बचेगी, अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बचेगी। तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ बचेगी मेरे प्यारे भाई l माइनस 2x। क्या ये l माइनस 2x नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ l माइनस 2x। क्या ये l माइनस 2x नहीं आ जाएगा मेरे भाई, बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, l माइनस 2x आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा तो आ गया। l माइनस 2, क्योंकि x इधर से चौड़ा है रास्ता, x इधर से है, तो x इधर से कम करेंगे, x इधर से कम करेंगे, बाहर से पूरा l है, दोनों तरफ से x कम कर देंगे, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की l माइनस 2x। ऐसी अंदर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी रह जाएगी भाई, पार्क की चौड़ाई b है, बाहर से ऊपर से x मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर से भी x मीटर चौड़ा रास्ता है, ऊपर से x कम करेंगे, नीचे x कम करेंगे, तो अंदर वाला रह जाएगा b माइनस 2x। क्या रह जाएगा, b माइनस 2x, ये रह जाएगा। तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया l गुणा b में से अंदर वाले का एरिया l माइनस 2x गुणा b माइनस 2x घटा देंगे, यही क्या आ जाएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। हालांकि आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पर याद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसका फॉर्मूला याद करें, इतना ही कॉन्सेप्ट समझे तो ठीक है। आते हैं रास्ते वाले सवाल, चलिए ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे, करो। एक आयताकार पार्क जो 105 मीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा घास का बना हुआ एक पैदल रास्ता है। 18 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इस रास्ते को, इस घास के रास्ते को ट्रिम करने की कॉस्ट बताओ क्या होगी। अब आपको चित्र नहीं बनाना, अब आपको सोचना है दिमाग में। एक आयताकार पार्क है, 105 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा। अब इस रास्ते के अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा घास से बना हुआ है, पैदल चलने का रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल सेम ये डायग्राम। अब घास बड़ी होगी, घास को ट्रिम करने के लिए माली बुलाया, माली ने खर्चा बताया कि 1 मीटर स्क्वायर को मशीन से ट्रिम करने का खर्चा है 18 रुपए। तो पूरे रास्ते को है ना घास कटिंग कराने की, ट्रिम कराने की खर्चा क्या आएगा। तो इसके लिए आपको रास्ते का एरिया निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको पथ का एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल पार्क के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया घटा देंगे। पार्क की लंबाई 105 है, चौड़ाई 75 है, तो इसका एरिया आएगा 105 गुणा 75। अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया घटाएंगे, अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई क्या आएगी भाई, पार्क 105 मीटर चौड़ा है, रास्ता बनेगा 2.5 मीटर चौड़ा है, तो 2.5 दोनों तरफ से कम करेंगे ना, 2.5 दोनों तरफ से कम करेंगे, तो 2.5 दूनी 5। चौड़ाई कितनी आ जाएगी अंदर वाले रेक्टेंगल की, 75 में से 2.5 दोनों तरफ से कम करेंगे। ध्यान से सुनो ना, अंदर वाले की कितनी आएगी भाई, 2.5 इधर से कम करेंगे, 2.5 इधर से कम करेंगे, लंबाई 5 कम हो जाएगी। चौड़ाई भी 2.5 यहां से कम करेंगे, 2.5 यहां से कम कर, अंदर वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई भी 5 कम हो जाएगी ना। तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आएगी, 105 माइनस 5 100, और चौड़ाई कितनी आएगी 75 माइनस 5 70, ये आ जाए। तो 105 गुणा 75 कितना आएगा,
75 की 100 में गुणा कर लो 7500, 75 की 5 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई 375। तो ये आ जाएगा 7500 में 375 जोड़ेंगे 7875, 7875 माइनस 100 गुणा 700, 7000। तो 7875 में से 7000 घटाएंगे तो 875 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया रास्ते का एरिया। अगर रास्ते का एरिया बेटा मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, इसी में वैल्यू रख दी, लंबाई की जगह x की जगह 2.5 रख दिया, लंबाई की जगह 105, चौड़ाई की b की जगह 75 रख दिया, रास्ते का एरिया आ गया। अब इसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 18 रुपए है ट्रिम करने का, तो पूरा खर्चा कितना आएगा बता दीजिए। पूरा खर्चा आएगा मेरे प्यारे भी 875 मीटर स्क्वायर एरिया ना, 1 मीटर स्क्वायर का है 18, टोटल खर्चा आएगा 875 गुणा 18 रुपए। बताओ 18 है भी, 18 की अगर 800 में भी गुणा करें तो 10,000 से बड़ा आएगा है भी। 18 की 800 में गुणा करेंगे 18 अट्ठे 144, तो 14,400 से बड़ा आएगा। 18 की अगर 900 में गुणा करें, 18 गुणा 900, 18 9 में 162, 16,200 से छोटा आएगा। यानी कि एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर आ गया ना मेरे भाई। ठीक है भाई, 875 की बजाय अगर 900 होता तो 900 की भी 18 में गुणा करके आता, 18 9 में 162, 16,200, 16,200 से कम आएगा क्योंकि 875 है, एक ही ऑप्शन है डी, खत्म। आगे चलते हैं। ठीक है, गलत आ गए यहां पे, ये बताइए अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको बताया रेक्टेंगल के चारों ओर अंदर की तरफ रास्ता। अगला कॉन्सेप्ट है क्रॉस पाथ। क्रॉस पाथ का एरिया देखो भाई, एक पार्क में रास्ते बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, दूसरा मेथड है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B है। अब इसके अंदर दो रास्ते बनाए गए, दो रास्ते। एक रास्ता लंबाई के समांतर बनाया गया ऐसे, और एक रास्ता चौड़ाई के पैरेलल बनाया गया ऐसे। आई ना बात समझ में? इसे कहते हैं क्रॉस पाथ, यानी कि चौराहे की तरह, चौराहे की तरह रास्ते बनाए गए पार्क में। तो ऐसे ऐसे वॉक आप कर सकते हो, ऐसे घूम लो चाहे ऐसे घूम लो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां सर। अच्छी बात यह है कि यहां पे जो रास्ते बनाए गए हैं ये x मीटर ही चौड़े, ये x मीटर है, ये भी यहां पे x मीटर ही है, दोनों ही रास्ते x मीटर चौड़ाई के हैं। तो आप मुझे बताओ इन रास्तों का एरिया क्या आएगा, इस क्रॉस पाथ का एरिया क्या आएगा? देखो ये जो आपको सामने रास्ते दिखाई दे रहे हैं चलने के लिए कलरफुल, इनका एरिया क्या होगा? वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया, ये भी तो प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल ही बन गया। आप बोलो हाँ सर, ये आयत ही तो है। बस ये आयत कितना लंबा होगा? रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर ही होगा, पार्क की लंबाई के बराबर है। लेकिन ये रेक्टेंगल चौड़ा कितना होगा? x होगा कि नहीं? x। ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया मेरे भाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल ही बन गया जिसकी एक भुजा कितनी है? पार्क की लंबाई के बराबर l, दूसरी भुजा कितनी है? x, क्योंकि ये पूरा x है। तो इस वाले रास्ते का एरिया क्या आएगा? इस वाले रास्ते का एरिया आ जाएगा L गुणा x, L गुणा x, L गुणा x। सेम ऐसे ही ये वाला जो रास्ता है प्यारे मित्र, ये वाला रास्ता, इसका एरिया क्या आ जाएगा? ये भी तो रेक्टेंगल ही बन गया जो चौड़ाई के समांतर है। इसकी एक भुजा कितनी आएगी? एक भुजा आएगी पार्क की चौड़ाई के बराबर b, और दूसरी भुजा आ जाएगी x। तो इस वाले रास्ते का एरिया क्या आएगा? इस वाले रास्ते का एरिया आएगा bx। मैंने दोनों रास्तों का एरिया जोड़ दिया। मैंने इस वाले रास्ते का भी जो लंबाई के पैरेलल है और दूसरा जो चौड़ाई के पैरेलल है, दोनों ही रास्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, ऐड कर दिया। अब जब दोनों रास्तों का एरिया जोड़ा, आ गया रास्तों का एरिया, आ जाएगा ना। दोनों रास्ते के एरिया को ऐड कर दो, आ जाएगा क्रॉस पाथ का एरिया। दोनों रास्तों का टोटल एरिया तो निकालना है। क्रॉस पाथ मतलब दोनों ही रास्तों का टोटल एरिया। लेकिन जब आप ऐसे जोड़ते हो तो आपने गड़बड़ कर दी। एक्चुअली ये दोनों रास्ते यहां पर मिलते हैं, यहां पे एक स्क्वायर बनाते हैं।
अगर ये दोनों रास्ते x मीटर चौड़ाई के हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। एक्चुअली जब आपने दोनों रास्ते के एरिया को जोड़ा, इसको भी और इसको भी, तो बीच में ये एक स्क्वायर बन गया। इसका एरिया आपने 2 बार जोड़ दिया, 2 टाइम्स जोड़ दिया, 2 टाइम्स। कैसे? ये स्क्वायर इस रेक्टेंगल में भी आ गया, ये इस वाले रास्ते में भी आ गया, दोनों में आ गया ना, इस वाली पट्टी में भी आ गया, इस रास्ते में भी, इस रास्ते में 2 बार जोड़ दिया। जबकि 2 बार नहीं जोड़ना, हमें कोई भी एरिया 2 बार नहीं चाहिए, केवल एक ही बार चाहिए। तो हमने जब ये चीज 2 बार जोड़ दी, हमें एक ही बार चाहिए, तो एक बार इस स्क्वायर का एरिया घटाना पड़ेगा। और स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, इसलिए इसमें से एक्स का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप घटाओगे बच्चों एल एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस बी माइनस एक्स, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस बी माइनस एक्स। यही है, ये क्रॉस पाथ के एरिया का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है ना बच्चों? अगर किसी रेक्टेंगल पार्क में 2 रास्ते बनाए जाते हैं, है ना, ऐसे चौराहे की तरह, तो जो क्रॉस पाथ बनेगा उसका एरिया होगा एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस। एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चों, सवाल तो बात की चीजें, पहले कॉन्सेप्ट। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इतनी गहराई में बताया, कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, देखो ये सब एडवांस मैथ का पोर्शन है और ये एडवांस मैथ के हमारे क्लास नोट्स हैं। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे, पीएनजी वैसे हम आपको देते हैं, तो आप ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जो भी मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, सारे ही कॉन्सेप्ट इस किताब में लिखे हुए, इतनी ही सिंपल भाषा में। ये भी कलरफुल किताब है और इसमें एग्जाम्पल, ये थ्योरी है बच्चों, क्लास के ही लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन बाइलिंगुअल। मिल जाएगी ये किताब, सस्ती आपको। चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 58 बताइए। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई, जिसकी माप 60 गुणा 40 है। तो पार्क की माप दिया 60 गुणा 40। 60 गुणा 40 का क्या मतलब है? आप जाते हो किसी डीलर से पूछना, भाई साहब ये पार्क का साइज क्या है, तो कहेगा भाई 60 बाई 40 का, 60 बाई 40 का पार्क है। इसका मतलब होता है पार्क की लंबाई 60 मीटर है एक तरफ से, तो दूसरी भुजा 40 मीटर है। ये पार्क के बीच से 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जाते हैं जो पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर है ना। तो पार्क की बीच में से 2 रास्ते जाते हैं 5-5 मीटर चौड़ाई के, एक रास्ता लंबाई के पैरेलल है, दूसरा चौड़ाई के पैरेलल है। 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पत्थर बिछाने पर कुल लागत क्या होगी? अगर हमें इस रास्तों पर पत्थर बिछाना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 60 पैसे, तो पत्थर बिछाने की कुल कॉस्ट क्या होगी? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? आपको सबसे पहले क्रॉस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पे क्रॉस पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया प्यारे दोस्तों, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। केवल आप यहां पे वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितना है? 5 मीटर। l प्लस बी कितना है? l प्लस बी है 60, 60 प्लस 40 100, 100 माइनस 5 95, 5 गुणा 95 आएगा जी 500 से 25 कम 475, 475 मीटर स्क्वायर। ये रास्तों का क्रॉस पाथ का एरिया आ गया। अब हमें पत्थर बिछवाना है इन रास्ते पे। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 60 पैसे। 60 पैसे का मतलब होता है रुपए में, 60 को 100 से भाग देंगे 0.6 रुपए। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पत्थर बिछवाने का खर्चा 0.6 रुपए है, तो हमें टोटल 475 मीटर स्क्वायर रास्ते पे पत्थर बिछवाना है। कितना खर्चा आएगा? 0.6 से गुणा कर देंगे। 500 गुणा 0.6 300 आ जाएगा, 25 कम है, 25 गुणा 0.6 15 आएगा, 300 से 15 कम यानी कि आ जाएगा 285 रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। इतनी जल्दी मैंने कैसे गुणा की? मैंने 475 को लिख लिया 500 माइनस 25, 500 गुणा 0.6 300, 25 गुणा 0.6 15, 300 माइनस 15 285। आगे चलेंगे, ये सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 59 करिए बच्चों। एक रेक्टेंगुलर पार्क की माप 55 बाई 45 है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 55 मीटर लॉन्ग, 45 मीटर ब्रॉड, has two concrete crossroads of equal width running in the middle
ऑफ इट, वन पैरेलल टू लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू ब्रेथ। अब इस प्लॉट के इस पार्क के बीच से दो रास्ते होके जाते हैं कंक्रीट के, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई के पैरेलल है। द रेस्ट ऑफ प्लॉट इज यूज्ड एज लॉन। बाकी का प्लॉट लॉन की तरह यूज किया गया। लॉन मतलब गार्डन टाइप का बना दिया घास लगा के। अगर लॉन का एरिया 1911 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई क्या है? क्रॉस रोड्स की, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ईच ऑफ क्रॉस रोड्स? प्रत्येक क्रॉस रोड की चौड़ाई क्या है बताइए। अच्छा सवाल है बच्चे। मैं आपको चित्र से समझा देता हूं कि मान लीजिए प्यारे दोस्तों, ये एक प्लॉट है, रेक्टेंगल प्लॉट, जो कि 55 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। ठीक है ना भाई। अब इसके अंदर दो रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ता ऐसे बनाया है हमने जो लंबाई के पैरेलल है, दूसरा रास्ता हमने ऐसे बनाया है जो चौड़ाई के पैरेलल है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? और इनमें से प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई x है। ये भी x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। ये रास्ते हैं, इस पे आदमी वॉक करेंगे। बाकी का जो एरिया है वो हमने एज ए लॉन बना दिया, यानी कि यहां पे हरी हरी घास लगा दी। हमने हरी हरी घास लगा दी। ठीक है बच्चों। अब आपको इसी लॉन का, इसी घास का एरिया दे रखा है लॉन का 1911। जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन हमने घास लगाई है रास्ते के जगह, लॉन बना दी ना इससे, इसी का एरिया दिया 1911। आपसे दिया रास्तों की चौड़ाई क्या होगी, ईच क्रॉस रोड की, है ना, ईच क्रॉस रोड की चौड़ाई क्या होगी, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो बेसिकली आप मुझे बताओ, ये जो यहां पे हमने जो दो क्रॉस रोड बनाई है, ये जो हमने एक लंबाई के पैरेलल एक चौड़ाई के पैरेलल जो दो क्रॉस रोड बनाई है, इन क्रॉस रोड्स का एरिया क्या होगा? अगर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस लॉन का एरिया घटा दूं, लॉन का ग्रीन वाले हिस्से का एरिया घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं? यही लॉजिक है भाई। पूरे रेक्टेंगल का एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 55 गुणा 45। इसमें से आप माइनस कर देंगे 1911। 1911 है ना, लॉन का एरिया 1911 घटा देंगे तो क्या आएगा? क्रॉस रोड्स करे 55 गुणा 45 क्या आएगा? 50 प्लस 5, 50 माइनस 5, 2500। देखो ये 50 प्लस 5 है, 50 माइनस 5 है, गुणा करके आएगा 2500 माइनस 25 माइनस 1911। 2500 में से 1911 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 689, 689 है ना। 689 में से और 25 कम करेंगे तो 664, 664 मीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये रास्ते का एरिया आ गया बच्चों। यहां तक एक धेले का अगर आपको कोई डाउट आया तो मत पूछना, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। क्या आ गया बच्चे? रास्ते का एरिया 55 गुणा 45 आ गया। 2500 माइनस 25 में से 1911 घटाएंगे, 689 में से 25, 664 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है रास्ते इस तरीके से पार्क में जो क्रॉस रोड बनाए जाते हैं, क्रॉस रोड का एरिया है x गुणा एल प्लस बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगा दो। माना क्रॉस रोड की चौड़ाई x, x गुणा एल प्लस बी माइनस एक्स। एल कितना है? रेक्टेंगल की लंबाई 55 है, चौड़ाई 45 है, ये माइनस एक्स। तो 55 प्लस 45 क्या आएगा? एल प्लस बी। 55 प्लस 45 आ जाएगा 100। 55 प्लस 45 100 आ जाएगा मेरे भाई। तो x गुणा 100 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 664, 664। तो बच्चों आपके सामने बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती हैं। आपको x की वैल्यू तो निकालनी, ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। पहला ऑप्शन लेते हैं। x की जगह अगर आप 5 रखोगे तो 664 नहीं आएगा। अगर आप x की जगह 6 रखोगे, आ गया 6 आंसर। x की जगह 6 रखोगे, 6 गुणा 100 माइनस 6 94, 6 की 94 में गुणा करोगे मेरे भाई 540 और 24, नहीं आया। 6 पे भी नहीं आया, 6 पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर क्या है? 4। अगर मैं 4 रखता हूं तो 4, कुछ गड़बड़ कर दी हमने भाई। ये 2025 में से 1911 घटाऊंगा, अच्छा 564 आएगा यार, सॉरी।
ये 564 आएगा। सॉरी बच्चों, ये 564 आएगा। लॉन का एरिया 564, 564। ठीक है, तो x बराबर 5 रखने पर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप x की जगह 5 रखोगे तो यूनिट डिजिट भी 5 आ जाएगा, लेकिन जब आप 6 रख रहे हो तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x की जगह 6 रखोगे, 6 गुणा 100 माइनस 6 94, 6 गुणा 94 कितना आएगा 540, 6 गुणा 90 540 प्लस 24 564 इक्वल 564 आ गया। x 6 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ईच क्रॉस रोड की चौड़ाई 6 मीटर है। यही आंसर है। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का सवाल है प्यारे मित्र आपके सामने यहां पर 60। बनाइए बच्चों क्या उत्तर है 60वां सवाल। करिए। बहुत गजब का सवाल है। प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए उनमें सबसे अच्छी लैंग्वेज, सबसे अच्छा डाटा इसी का है। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में 2 चौराहे हैं। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है, दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सड़कों पर 25 रुपए पर मीटर के हिसाब से ईंट लगाने की लागत क्या होगी? 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर आएगा। ये मीटर स्क्वायर, सड़कों पर 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ईंट बिछाने का कॉस्ट क्या होगा? अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उनसे अलग है ये मेरे दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनेगा, कुछ भी नहीं है। ये आयताकार मैदान है, एक 90 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा। अब इसके सेंटर में 2 चौराहे हैं, 2 रास्ते हैं, यानी कि एक रास्ता ऐसे है जो लंबाई के पैरेलल है, दूसरा रास्ता ऐसे है जो चौड़ाई के पैरेलल है। लेकिन यहां अलग और गजब की बात यह है कि ये दोनों रास्ते तो बना दिए, ठीक है बच्चे, ये रास्ते तो बना दिए मेरे प्यारे भाई, लेकिन इन दोनों रास्तों की जो है चौड़ाई अलग अलग है। द रोड पैरेलल टू लेंथ इज 7 मीटर वाइड। जो रोड लंबाई के पैरेलल है उसकी चौड़ाई 7 मीटर है, 7 मीटर चौड़ी रोड है। एंड अदर रोड इज 3 मीटर वाइड, और जो दूसरी रोड है वो 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर चौड़ी रोड है। और दोनों सड़कें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो है। इन सड़कों पर 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ईंट बिछाने लागत क्या आएगी? उसके लिए आप पहले यहां पे सड़कों का एरिया निकालो। ये जो आपको यहां पे 2 क्रॉस रोड्स दिखाई दे रही हैं उनका एरिया निकालना पड़ेगा। और उनका एरिया आएगा कैसे? यहां फॉर्मूला वो नहीं लगेगा। दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। देखो, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, सीधे फॉर्मूले याद करके काम नहीं चलेगा। यहां पे ये वाली जो क्रॉस रोड है मेरे प्यारे भाई, ये वाली जो क्रॉस रोड है इसका एरिया क्या आएगा? लंबाई भाई ये बताओ, ये जो क्रॉस रोड है ये 90 मीटर ही लंबे हो जाएगी, 90 मीटर लंबी, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 7 मीटर। तो इस क्रॉस रोड का एरिया आएगा 90 गुणा 7। अब ये जो रोड जो चौड़ाई के पैरेलल है, ये वाली रोड, ये रोड कितनी लंबी हो जाएगी? अगर ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है 42 मीटर चौड़ा है तो 42 मीटर तो लंबी हो जाएगी, और ये विड्थ हो जाएगी 3 मीटर की। तो इसका एरिया आएगा 42 गुणा 3 प्लस 42 गुणा 3। लेकिन जब मैं दोनों रोड के एरिया को जोड़ूंगा तो बीच वाला ये जो एरिया है, बीच वाला ये जो एरिया है प्यारे दोस्तों, ये 2 बार ऐड हो गया ना, ये दोनों रोड में आ गया। इसको एक बार घटाना पड़ेगा। एक्चुअली बीच में क्या बनना है? रेक्टेंगल बनना है। रेक्टेंगल बनना है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। ये चौड़ाई 3 है, ये 3 होगा, 3 होगा। तो एक्चुअली ये जो है ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के एरिया क्या आएगा? रेक्टेंगल के एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल के एरिया आएगा 7/3, 7 × 3। तो ये 7 होगा इसके सामने और ये 3 होगा इसके सामने। 7/3 का एक रेक्टेंगल है, तो एक बार ये घटा देंगे। तो 90 गुणा 7 630, 42 गुणा 3 में से 7 गुणा 3 घटाएंगे मेरे प्यार भी, तो 35 × 105 आ जाएगा। तो 630 प्लस 105 आएगा 735। 735 मीटर स्क्वायर इन दोनों सड़कों का एरिया आ गया। इस पे बिछानी है हमें ईंट।
ईंट की लागत क्या आएगी भाई? 1 मीटर स्क्वायर ईंट बिछाने का खर्चा 25 रुपए है, तो 735 मीटर स्क्वायर एरिया पे ईंट बिछानी है, कितना खर्चा आएगा? 735 गुणा 25 रुपए, ये कॉस्ट आएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सवाल को देखें ऑप्शन से तो 5 बच्चे 25, एंड में 5 आएगा ना कि 8। ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? देखो 25 में 5 आता है, 725 का मतलब 25 होता है, 735 के भीतर 5 आता है, 735 नंबर 5 से कटता है, 25 है, तो 25 पंजे 125, जो भी नंबर आएगा 125 से कटेगा। 125 का बड़ा हल्का नियम है, कोई नंबर 125 से तब कटेगा जब लास्ट 3 डिजिट कटे। लास्ट 3 डिजिट 125 से नहीं कट रहे, यहां कट रहे 125 या 375, इनमें से आंसर होगा। अगर 25 की 700 में गुणा करूं, 25 के अगर 700 में भी गुणा करूं तो 25 7 175 आता है 17,500, ये तो फिर भी 735 है, तो 17,500 से बड़ा आंसर आएगा। आंसर है पहला वाला, ये उत्तर है गुणा करके। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से एंड होता है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जरा बता दीजिए, क्या आप ऐसे रास्ते वाले सवाल कर लोगे अब रास्ते में ही? बताओ दोस्त, मजा आया कि नहीं? अगर आपको मजा आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर क्या बताया है कि नहीं? क्या बताया? हाँ जी। अगला कॉन्सेप्ट आपका स्क्वायर भी खत्म हो गया, रेक्टेंगल भी खत्म हो गया प्यारे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट आता है अब आपके सामने, ट्रेपेजियम। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट? ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम हिंदी में समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना? ट्रेपेजियम या हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो पहले हम समलंब चतुर्भुज को समझेंगे तभी तो सवाल कर पाएंगे। अमन कह रहे हैं सर आप बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं। अमन भाई 1 घंटे में मैंने आपको 8 सवाल कराए, 8 सवाल। क्या आपको तेज लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत स्लो बताया है। अमन जी, और भैया इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं, हर एक चीज को तो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। सुनेगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे ट्रेपेजियम या हिंदी में समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ट्रेपेजियम मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं तो हों, लेकिन आमने सामने की प्यारे दोस्तों 2 भुजाएं पैरेलल हों। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होगी, ट्रेन की पटरियों की तरह, रेलगाड़ी की पटरियों की तरह, तो वो कहलाता है ट्रेपेजियम। बाकी 2 भुजाएं ना तो समांतर हैं ना ही लंबाई में बराबर हैं, बाकी दोनों भुजाएं अलग अलग है, ना समांतर है। लेकिन ट्रेपेजियम एक ऐसा जो है चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का आमने सामने का एक पेयर समांतर होता है, जैसे कि यहां पे ये वाली दोनों भुजाएं पैरेलल हैं। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो आपके सामने ट्रेपेजियम बना हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी बच्चों, ठीक है? तो इस ट्रेपेजियम में भुजा ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी समांतर है ना? तो ए बी की लंबाई हमने मान ली कि माना ए बी स्मॉल ए है और सी डी की लंबाई मान ली स्मॉल बी, ठीक है बच्चों? तो ये ए और बी ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है। अब हमें सीखना है कि किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हमें तो यह सीखना है ना मेरे भाई। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बताओ बच्चों? हाउ कैन बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ठीक है बताओ,
किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है? तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 पैरेलल साइड का योग, ये साइड ए है ये बी है, 1/2 दोनों पैरेलल साइड को जोड़ो गुणा एच कैप पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। देखो पैरेलल जो साइड होती हैं इनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, अगर इनके बीच की दूरी एच है तो ये भी एच रहेगा। दो रेलगाड़ी की पटरियां उनके बीच की दूरी कभी कम ज्यादा होती है नहीं, बराबर रहती है। तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 पैरेलल साइड का सम ए गुणा ए प्लस बी गुणा उनके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, जिसे हाइट भी बोल सकते हैं। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ो और गुणा उनके बीच की जो दूरी है उससे गुणा कर दीजिए, 1/2 पैरेलल साइड का सम ए प्लस बी गुणा एच। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है, सबको अच्छे समझ में आएगा। ट्रेपेजियम का पेरीमीटर सिंपल है, चारों भुजाओं को जोड़ के आ जाता है। बस सवाल करते हैं, सवाल नंबर 61। ए फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम which had its parallel side measuring 6.32 yard and 7.68 yard and the distance between the parallel side is 5.5 yard। यार्ड मतलब हिंदी में गज होता है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। एक किसान के पास ट्रेपेजियम की शेप का एक जमीन का टुकड़ा है, ट्रेपेजियम की शेप का, जिसकी समांतर भुजाएं 6.3 यार्ड हैं और 7.6 यार्ड है, और पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस यानी कि एच की वैल्यू है 5.5 यार्ड। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द लैंड इज 1200 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। एक वर्ग गज को, एक स्क्वायर यार्ड को जोतने की खर्चा 1200 रुपए है। तो आपसे पूछा पूरी लैंड को, पूरी जमीन को, पूरी भूमि को जोतने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, ये सवाल है। तो बड़ा बेसिक सा है, किसान के पास जो है ट्रेपेजियम शेप का एक प्लॉट है, उस प्लॉट का एरिया क्या आएगा निकाल लेंगे, 1/2 पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को जोड़ेंगे तो 6.38 में 7.68 जोड़ेंगे, जोड़ के क्या आएगा 6 और 7 13, 0.32 0.68 एक हो जाएगा 14। तो पैरेलल साइड का सम आ गया 14 गुणा उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाएगा 5.5, ये आ गया एरिया। ये प्यारे दोस्तों एरिया आ गया ट्रेपेजियम का। अब इस ट्रेपेजियम के जब आप प्यारे दोस्तों यहां पर क्या करते जुताई, तो एक वर्ग गज का खर्चा है 1200 रुपए, तो इतने वर्ग गज का, इतने स्क्वायर यार्ड का खर्चा क्या आएगा जुताई करने का, 1200 से गुणा कर देंगे। इतनी जमीन पे अगर आपको ट्रैक्टर चलवाना है तो कितना खर्चा आएगा, एरिया निकाल के 1200 से गुणा कर दो, तो 2 से 1200 कट जाएगा प्यारे बच्चों 600 बार, यहां 1 0 से डेसिमल कट जाएगा। ठीक बच्चों, 14 गुणा 55 आ गया जी 770, 770 गुणा 60 रुपए, ठीक है। 2 0 आएगा और 2 0 के बाद आएगा 7 6 42, 2 0 के बाद 2 आएगा, एक ही आंसर है बी, खत्म। आगे चलेंगे प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 62। रंजीत कह रहे एक यार्ड्स कितने बीघा होता है? बेटा वो हर राज्य में अलग अलग है। जैसे मेरे यूपी में एक बीघा में 756 स्क्वायर यार्ड्स है मेरे जिले में, हरियाणा में कुछ और है, साउथ में कुछ और है। इसलिए जब भी आप किसी खेती का बट्टा कराते हो, रजिस्ट्री कराते हो, तो उसमें हेक्टेयर में लिखा होता है, हेक्टेयर में। बीघा कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जमीन नापने की बच्चे, एकड़ में लिखा होता है। 1 एकड़ का मतलब 4840 गज होता है, 4840 स्क्वायर गज, ठीक है बच्चों, ये बताएंगे। एक ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड 21 और 14 है, उसका एरिया 875 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या है? एक समलंब की समांतर भुजाएं दी हैं ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड 21 और 14, उस ट्रेपेजियम का एरिया दिया है, पूछा है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड। तो आपको बच्चों यहां पर
चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। ट्रिपेजियम का एरिया है 875, तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम 21 + 14 35 इंटू उनके बीच की दूरी h। ये आ गया बच्चे, तो 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70 और 17 35 पंजे 175, तो h आ गया जी 25 दूनी 50 मीटर। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस से 50, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे 63 नंबर। एक ट्रिप समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है। इसकी दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी 35 फीट है। एक ट्रिपेजियम के शेप का मैदान है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, उनके बीच की दूरी आपको ये दी है 35 फीट। बीच की दूरी क्या दी है 35 फीट दी है, एच की वैल्यू। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ट्रेपेजियम का एरिया दिया है 1785। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का सम, एक साइड 42 है दूसरी साइड बी है, गुणा उनके बीच की डिस्टेंस। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है 35 फीट। 35 यहां रख दीजिए वैल्यू। 35 पंजे 175 बचेगा 3, 35 से कम 35, ये आ गया 51 दूनी 102। 102 बराबर आ गया 42 + बी। 102 में से 42 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो ट्रेपेजियम की चौड़ाई आ जाएगी 60 फीट, ऑप्शन नंबर बी। कर लेंगे। अरे सबको समझ आ गया, आगे चलो करिए बच्चों। अगला सवाल है आपके सामने 64वां, करिए। आप लोगों को पता चल गया कि नहीं? शुभम सर के बारे में आप लोगों को पता चला कि नहीं भाई? शुभम सर कितने खतरनाक जीएस पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन विद जीएस यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, लाइव क्लास हो रही है मेरे प्यारे भाई। हिस्ट्री बहुत तगड़ी पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एक तो आप सभी बच्चे चैनल, और फिर पढ़ना। करो। अभिषेक कह रहे समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो बेटा, अब बाद में समझना। समलंब चतुर्भुज आकृति के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है ना। ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है आमने सामने की, उन पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 24 है। पैरेलल साइड का रेशियो 5:3 है। तो पूछा है पैरेलल साइड में बड़ी भुजा का मान बताओ। बहुत आसान सवाल है। समांतर भुजाओं का रेशियो 5:3 है। अच्छा, रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल आ जाता है, यानी कि एक भुजा 5x है तो दूसरी 3x है। अगर समांतर भुजाओं में एक 5x है तो दूसरी 3x है, बिल्कुल बेसिक ही बता देता हूं। रेशियो लेंगे तो x कट जाएगा। तो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम 5x + 3x 8x, गुणा उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने आएंगे पैरेलल साइड के बीच की 24, बराबर ट्रेपेजियम का एरिया है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। बताओ कितनी बार जाएगा, 2 से 24 12 बार, 12 से 1440 जाएगा 120 बार, 12 गुणा 12 144, तो x आएगा 120/8 15, x 15 आ गया। तो पैरेलल साइड में से बड़ी भुजा का मान बताओ। बड़ी भुजा होगी 5x, x की वैल्यू 15 आ गई। 15 पंजे 75 सेंटीमीटर बड़ी साइड है, सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 65, करो। एक ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड की लंबाई के बीच का अंतर 12 है। इन दोनों पैरेलल साइड के ये आपका होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेंस के पेपर में आया था सवाल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने,
हालांकि इस पे कोई सीधा सवाल तो मुझे जो है आसान सा नहीं दिखा लेटेस्ट सवालों में, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। यह है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। हिंदी में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हो, यानी कि ए बी और सी डी भी समांतर हो और बी सी और ए डी भी समांतर हो, आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हो, वो पैरेललोग्राम कहलाता है ना। आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हैं लेकिन अलग अलग हैं। अगर प्यारे दोस्तों ये साइड स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगी, ये स्मॉल बी है ये भी स्मॉल बी होगी। तो पैरेललोग्राम या हिंदी में समांतर चतुर्भुज एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल भी हो और लंबाई में इक्वल भी हो, आमने सामने की साइड लंबाई में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, एरिया तो दोनों ही तरीकों से निकल सकता है। मान लो ये पैरेललोग्राम की दोनों साइड हैं, ये पैरेलल हैं, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है h1, h1, ये h1 है मेरे भाई, h1। बात को समझे, है ना भाई। ये दोनों साइड पैरेलल हैं ए और ए, इनके बीच की डिस्टेंस है h1, तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा a गुणा h1, या कह सकते हैं बेस गुणा हाइट। ऐसे ही भाई ये दोनों साइड भी तो पैरेलल हैं, BC और AD, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों ये है h2, इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये h2 है। इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की डिस्टेंस है 90 डिग्री का कोण आएगा, ये h2 है मेरे प्यारे भी, h2। जैसे ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये ट्रेन की पटरियां की तरह पैरेलल हैं, इनके भी जो बीच की दूरी है 90 डिग्री, ये h2 है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आप ऐसे में निकाल सकते हैं b गुणा h2, b गुणा h2। तो केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। मान लीजिए पेपर में हल्का सा सवाल आ जाता है कि एक पैरेललोग्राम का बेस 20 है, ये बेस 20 है, ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा? डायरेक्ट 20 गुणा 8, 160। तो ये इसमें कुछ और नया नहीं है, कुछ आता भी नहीं है खास। आखिरी फिगर, ठीक है जी, आखिरी फिगर आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। चतुर्भुज में सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे रोम्बस, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रोम्बस। हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सम चतुर्भुज। रोम्बस हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? सम चतुर्भुज। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर ठीक है, आखिरी पढ़ा रहे हैं हम, मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ा, वो बाद में बताएंगे। चलो रोम्बस सम चतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है बच्चों? रोम्बस या हिंदी में सम चतुर्भुज भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है रोम्बस। मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया, ये पैरेललोग्राम बताया। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं और आमने सामने की ही भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं है। अगर मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम खींचूं, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज खींचूं जिसकी चारों ही साइड बराबर हो, वही पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। आप बोलोगे सर समझ में आ गया। जैसे कि एक रोम्बस है ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की ये दोनों भुजा ए बी और सी डी पैरेलल हैं और बी सी और ए डी पैरेलल हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं प्यारे बच्चे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन है, और बी सी जो है भुजा बी सी ए डी के समांतर है।
तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर है। अगर ये भुजा स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए, चारों भुजाएं बराबर होंगी स्मॉल ए। तो रोम्बस का पेरीमीटर होता है भुजा का 4 गुना। अगर रोम्बस का परिमाप निकालना है तो परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, 4a। क्या होता है रोम्बस का पेरीमीटर? 4a। दूसरी बात, रोम्बस में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा। बिल्कुल ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा। केवल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर नहीं होते। ए और सी बराबर होगा, बी और डी बराबर होगा। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री की चीज है ये। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, पर डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल अलग अलग होते हैं। रोम्बस के विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। अगर आप देखें तो डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की लंबाई अलग अलग है ना। आप देखो ये वाला डायगोनल जो एसी है ये बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, और बीडी वाला छोटा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं ना। एसी बड़ा दिख रहा है, बीडी छोटा दिख रहा है। आप बोलोगे हां जी सर। तो रोम्बस के दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है। दोनों डायगोनल यहां काट रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ पर। ठीक है बच्चे, दोनों डायगोनल यहां पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ओके। दूसरी बात यह कि रोम्बस के डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती। अगली बात कि रोम्बस के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। रोम्बस के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और चौथा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो रोम्बस के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। डायगोनल की लंबाई बराबर बराबर होती है, 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोम्बस में या समचतुर्भुज में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है समद्विभाजित करना। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग करना। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में डिवाइड करते हैं। मान लो रोम्बस के दोनों डायगोनल यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो जो लंबाई ए से ओ की है, जो लंबाई ओ ए की है वही लंबाई ओ सी की होगी। जो लंबाई प्यारे दोस्तों ओ ए की है वही लंबाई ओ सी की होगी, और डायगोनल ए सी का आधा होगी। एंड बिल्कुल इसी प्रकार से जो लेंथ बीओ की है मेरे प्यारे भाई, जो बीओ की है वही डीओ की होगी। दोनों बाइसेक्ट करेंगे, जो बीओ होगा वही डीओ होगा, और डायगोनल बीडी का आधा, हाफ हाफ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हाफ हाफ, है ना। यानी कि एओ ओसी के बराबर है, बीओ डीओ के बराबर है। एओ ओसी के बराबर है, बीओ डीओ के बराबर है। यानी कि अगर एओ एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर बीओ वाई है तो डीओ भी वाई होगा। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया। तो ये रोम्बस की कुछ खास बातें हैं कि रोम्बस के आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4a। रोम्बस के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते, दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर 90 डिग्री के कोण पर। रोम्बस के डायगोनल जहां काटेंगे वो कोण 90 डिग्री का होगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट। यहां से मैं कुछ प्रूफ भी करके आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चे, चलिए मान लीजिए प्यारे दोस्तों हमने आपके सामने एक रोम्बस बनाया। मान लीजिए प्यारे दोस्तों हमने आपके सामने एक रोम्बस बनाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं स्मॉल ए, चारों भुजाएं बराबर हैं स्मॉल ए, और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है। तो ये एक रोम्बस हो गया। रोम्बस के दो विकर्ण हमने खींचे हैं, ये वाला डायगोनल एसी है, ये डायगोनल बीडी है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर।
अगर डायगोनल AC को मैं D1 नाम दे दूं, BD को मैं D2 नाम दे दूं, तो दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, बराबर नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि रोम्बस के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा, तो अगर डायगोनल AC की लंबाई D1 है तो पॉइंट O पर आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा, ये आएगा D1/2, डायगोनल D1 का आधा, और ये भी आ जाएगा D1/2, ये भी D1/2 आ जाएगा। ऐसी अगर डायगोनल BD की लंबाई, प्यारे दोस्तों BD की लंबाई हमने D2 मानी है, तो ये क्या आएगा, आधा आधा हो जाएगा D2/2, और ये भी हाफ हो जाएगा D2/2, आधा आधा हो जाएगा। पूरे डायगोनल की लंबाई D2 है तो आधा हो गया D2/2, D2/2। क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो बच्चों, अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, अगर बच्चों मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, तो चारों एक जैसे ट्राइंगल हैं और 4 से गुणा कर दूं, आ जाएगा रोम्बस का एरिया। बताओ बच्चों, बताइए, अगर इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और इसको 4 से गुणा कर दूं, तो प्यारे दोस्तों रोम्बस का एरिया आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, है ना। रोम्बस का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। तो सॉरी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं गुणा। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालो BOC का, इसका एरिया आएगा 1/2, ये D1/2 है, ये D2/2 है, तो 1/2 D1/2 गुणा D2/2, ये एक त्रिभुज का एरिया आ गया। इसको 4 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि 4 त्रिभुज है ना एक जैसे, तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, जैसे 4 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 1/2 D1 D2। यही रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला है, यही समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो किसी भी समचतुर्भुज का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 डायगोनल की गुणा, 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 डायगोनल की गुणा, हाफ D1 गुणा D2। ये आ गया कंसेप्ट। ये अपनी कॉपी में लिख लो, किसी भी रोम्बस का या समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 D1 गुणा D2। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत और कोई रोने धोने वाली बात नहीं है। 1/2 D1 गुणा D2। आगे चलते, एक कॉन्सेप्ट हो गया रोम्बस के एरिया का। अगला कॉन्सेप्ट, आप ये देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। भाई ये है D1/2, ये है D2/2, और 90 डिग्री के सामने क्या है A, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये D2/2, D2/2 का होल स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने रोम्बस की भुजा A है, A स्क्वायर। कंसेप्ट बन गया। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या आएगा, 2 का वर्ग 4, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 की उधर गुणा होगी 4A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी पूछा गया है कि अगर किसी रोम्बस के डायगोनल D1 D2 हैं, उसकी भुजा A है, तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये रिलेशन है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया। यानी कि किसी भी रोम्बस में एक डायगोनल का आधा, दूसरे डायगोनल का आधा, और रोम्बस की साइड क्या बनाते, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते। क्या बनाते, राइट एंगल ट्राइंगल। और जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनता है
वह मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपलेट की हेल्प से सॉल्व होते हैं। और ध्यान रखना, हाइपोटीनस होता है ये वाला लार्जेस्ट होता है ना, उसमें हाइपोटीनस जो होगा ना, ये वाली साइड होगी रोम्बस की साइड 90 डिग्री के सामने। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिए। रोम्बस का एरिया हाफ d1 गुणा d2 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट। अब हम सवाल करेंगे प्यारे बच्चों इस पर। 4 प्रश्न हैं। पहला है सवाल नंबर 66, कर दो जरा। प्रिंस पूछ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में मैथ का वेटेज 25 सवाल बेटे, अच्छे लेवल के। पर ये पूछ क्यों रहे हो आप? गूगल में डालो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। एक रोम्बस के डायगोनल 10 और 30 है, रोम्बस का एरिया कितना? कैसे आसान सवाल पूरी दुनिया में बन सकता है। किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके डायगोनल की गुणा 1/2 10 गुणा 30, तो 300 का आधा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल नंबर 67। एक समचतुर्भुजाकार मैदान है, उसके डायगोनल की लंबाई 32 और 126 है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बताओ। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस शेप्ड फील्ड आर 32 मीटर एंड 126 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए कि जैसे रोम्बस है, ये रोम्बस है, तो इसकी चारों भुजाएं सबसे पहली बात तो बराबर होंगी, कोई दिक्कत। अब इसके डायगोनल की लंबाई दी, एक 32 मीटर और दूसरा 126 मीटर। तो भैया ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया। दोनों ही डायगोनल यहां काटते हैं पॉइंट ओ पर। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब डायगोनल की लंबाई दी है, अगर एक डायगोनल 32 मीटर है तो आधा आधा हो जाएगा 16 16। दूसरा डायगोनल 126 मीटर है, तो पॉइंट ओ पे आधा आधा हो जाएगा 126 का आधा 63 63 63 63। तो बच्चों क्या आप यहां पे एक राइट एंगल को पकड़ लो, किसी भी एक को। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? वो भी लगाने की जरूरत नहीं, ट्रिपलेट की हेल्प से हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल है, ये 16 है 63 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा 65। 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो 65 आ गई रोम्बस की भुजा। आपसे पूछा है मैदान का परिमाप। रोम्बस में 4 भुजा होती है, तो पेरीमीटर आएगा 65 का 4 गुना 260 मीटर। यह आंसर है 260। हमें लगता है प्यारे मित्रों ये आगे, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि रोम्बस के डायगोनल का आधा और रोम्बस की भुजा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। डायगोनल 32 है, 32 का आधा 16, दूसरा 126 126 का आधा 63, और तीसरी जो साइड होगी रोम्बस की होगी 16 63। 90 डिग्री के सामने क्या आएगा 65। तो ये डायरेक्ट आप लिखते, डायरेक्ट चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये बताइए सवाल। एक रोम्बस की हर भुजा की लंबाई 25 है, इसका एक डायगोनल 48 है, तो आपसे पूछा है रोम्बस का एरिया क्या है। बताओ बच्चों। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूं क्या परेशानी कि भैया रोम्बस है, इस रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होंगी। अब सवाल बोला है समचतुर्भुज की हर भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 48 है। तो रोम्बस के 2 डायगोनल होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। दोनों डायगोनल यहां काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। कितने पर? 90 डिग्री पर। अब एक डायगोनल 48 है, पॉइंट ओ पर काट रहे हैं, तो आधा आधा हो जाएगा 24 24। बताओ दूसरा डायगोनल क्या आएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री के सामने अगर 25 है, अगर ये 90 डिग्री के सामने 25 है 24 है, तो क्या 7 नहीं बचा? 7 24 25 ट्रिपलेट, 7 24 25 ट्रिपलेट, तो ये भी 7 आ जाएगा, आधा आधा होता है। नहीं कि रोम्बस का दूसरा डायगोनल हो गया 14 है, 7 + 7 रोम्बस का दूसरा डायगोनल हो गया 14 है। तो इसलिए आपको दूसरा डायगोनल निकालना ही था।
रोम्बस का एरिया पूछा, रोम्बस का एरिया आएगा 1/2, दोनों डायगोनल की गुणा। एक डायगोनल 48 है, गुणा दूसरा डायगोनल आ गया जी 7 + 7 14 है, दूसरा 14 है, तो एरिया आएगा भी 48 × 7 कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336। लास्ट क्वेश्चन, बताइए बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, बताइए। हम भी तो देखें कौन करेगा इस प्रश्न को। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सब बच्चों का आंसर कमेंट में आना चाहिए, हर बच्चे का। एक रोम्बस का पेरीमीटर दिया है 146, एक डायगोनल दिया है 55, पूछा है रोम्बस का एरिया। वी ऑल नो दैट कि दिस इज ए रोम्बस। इन रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड दीज 2 डायगोनल्स आर डिफरेंट। रोम्बस के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री का एंगल होगा, आधा आधा करेंगे 0.2 पर। अगर रोम्बस का परिमाप 146 है तो हर भुजा कितनी होगी? रोम्बस का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, हर भुजा होगी 146/4, 73/2। रोम्बस की प्रत्येक भुजा की वैल्यू 73/2 आएगी। पेरीमीटर होता है 4 है, 4 बराबर 146, भुजा आएगी 73/2। एक विकर्ण 55 है, तो एक विकर्ण 55 है तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? आधा आधा हो जाएगा ना, 55/2, 55/2, ये 55/2, ये 55/2। तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा? ये लेंथ कितनी आ जाएगी? तीसरे डायगोनल, ये दूसरे डायगोनल का आधा। कैसे आएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 73 को देख के ट्रिपलेट नहीं दिख रहा, 48 55 73 ट्रिपलेट होता है, 48 55 73। बस शर्म की बात यह है कि यहां आधा आधा हो गया, 73/2, 55/2, 48/2, 48/2 यानी कि 24 आ गया, 24 24। अगर आपसे दूसरे डायगोनल की लंबाई पूछेगा तो सेकंड डायगोनल की लंबाई आ जाएगी 48, 24 24 48। लेकिन आपसे पूछा रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा 1/2। एक डायगोनल तो है 55 और दूसरा डायगोनल है 48, तो 2 से 48 24 बार, 1200 और 120, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का एरिया आ गया जी। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, 1320। पता नहीं कैसे कैसे आप बता रहे हो। 48 55 73 का ट्रिपलेट है, यहां पर आधा हो गया। इसी के साथ आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद। क्वाड्रिलेटरल पूरी तरीके से समाप्त होता है। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल समझा दिया, क्वाड्रिलेटरल में सबसे फेमस स्क्वायर का बता दिया एरिया फेरिया, रेक्टेंगल का सब कुछ बता दिया, रोम्बस का सब कुछ बता दिया, ट्रिपेजियम का एरिया निकालना सिखा दिया, उसके बाद आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बता दिया। एक भी फिगर मैंने नहीं छोड़ी है, ठीक है। कल से बच्चों अब हम सर्कल यानी कि वृत्त के एरिया संबंधित सवालों को करेंगे, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों? मजा आया आपको आज की क्लास में? राधे राधे भाई, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे बच्चों। बाय।